नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बस कुछ मिनट बाद मैं आपको अतीक गैंग का सबसे विस्फोटक ऑडियो व्यूअर्स सुनाने वाला हूं। यह ऑडियो इस गैंग की उगाही वाले सिंडिकेट का व्यूअर्स लाइव सबूत है। इस ऑडियो में अतीक का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड की तैयारी कैसे कर रहा है, इसका एक एक राज आज आपके सामने बेपर्दा हो जाएगा और यह पूरा खुलासा मैं कुछ मिनटों के बाद करने वाला हूं। लेकिन दूसरी तरफ असद और अतीक वाले घटनाक्रम के बाद सीएम योगी ने एक बड़ा और कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि यूपी में अब अपराधी किसी को धमका नहीं सकता और आज उत्तर प्रदेश आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की पूरी गारंटी देता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बयान का नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफिया की नई लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसमें 2 या 4 नहीं बल्कि कुल 61 माफिया के नाम शामिल है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में माफिया के खिलाफ और भी जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा और संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से माफिया मुक्त बनाने का मिशन शुरू हो गया है। तो आज व्यूअर्स इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा, क्योंकि योगी का संदेश साफ दिख रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद ये सीएम योगी का कड़ा और बड़ा संदेश है और इस संदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में 61 माफिया सरगना की लिस्ट जारी की जा चुकी है। ये लिस्ट शराब, पशु तस्कर, वन, खनन और शिक्षा से जुड़े माफिया सरगनाओं की। लिस्ट में सुल्तानपुर का सुधाकर सिंह सबसे बड़ा माफिया सरगना है। खबर है कि अतीक गैंग के बाद इन सभी माफियाओं पर जोरदार एक्शन की तैयारी है। लेकिन दूसरी तरफ खात्मे के बाद भी अतीक गैंग पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब माफिया अतीक अहमद का साबरमती जेल से प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर जैद को फोन पर धमकाने का ऑडियो सामने आया है, जो करीब 2.5 साल पुराना है। तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी, तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम। लेकिन ऑडियो क्लिप के बाद बारी है सबसे एक्सप्लोसिव चेक, जिसमें जनवरी महीने की शुरुआत में जेल के अंदर से अतीक एक बिल्डर को चैट के जरिए धमकाता है और कहता है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सारे हालात बदल रहे हैं। मेरे कोई लड़के न डॉक्टर बनने वाले हैं न वकील बनेंगे, अब सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। और इसके बाद अतीक के बेटे असद का एक महाविस्फोटक ऑडियो भी हमारे हाथ लगा है, जिसे अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि बिल्डर से वसूली उमेश पाल के मर्डर की फंडिंग के लिए हो रही थी। अतीक पर यह खुलासा भी हुआ कि वो गुलाबी और सफेद पर्ची से लाखों का चुनाव टैक्स भी वसूलता था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी राज में अब बचे खुचे माफियाओं की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा आज इसी पर होगी। लेकिन अब वक्त है एक बहुत बड़े खुलासे का, और वो खुलासा यह है, रिपोर्ट में आपने देखा कि जनवरी के महीने में साबरमती जेल में बैठकर अतीक ने चैट के जरिए एक बिल्डर को पैसे के लिए धमकी दी। इस बिल्डर का नाम मोहम्मद मुस्लिम है। अतीक की धमकी के बाद उसका बेटा असद फुल एक्शन में आ गया और पैसों के लिए बिल्डर को फोन कर डाला। बिल्डर ने फोन नहीं उठाया तो मैसेज में उसने धमकी दी, जिसके बाद डरकर बिल्डर ने असद से बातचीत की और अब इस पूरी बातचीत का ऑडियो और उगाही का लाइव सबूत मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। व्यूअर्स,
ऑडियो थोड़ा बढ़ा लीजिए, रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस ऑडियो को सुनते हैं। हेलो। फोन किए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। तो ये आपने ऑडियो सुना। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? राकेश त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शोहेब जमाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। तो आपने ऑडियो में सुना असद कैसे उगाई कर रहा है, यानी कुल मिलाकर जो रुडाली चल रही है, जो रोना गाना चल रहा है, जो छाती पीटी जा रही है, वो किन के लिए पीटी जा रही है, पॉइंट ये है। लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए इस समय ये तमाम मेहमान हैं। मैं सीधा रुख करता हूं माजिद हैदरी आपका। माजिद हैदरी, अभी हमने जो ऑडियो सुनाया है उसमें असद उगाही कर रहा है। उससे पहले हमने अतीक का ऑडियो सुनाया जिसमें वो कह रहा है मारने का हमारे को तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ऐसा था, तुम्हें पीटना पड़ा हमें। और साबरमती जेल से वो पूरी प्लानिंग कर रहा है। अब इसके बाद क्या बचता है? अमीश भाई, विनम्रता पूर्वक विनती होगी आपसे कि मैं आज इस मंच पे ना लड़ने आया हूं, ना चर्चा करने आया हूं, कुछ चीजों का मातम मनाने आया हूं, और वो मैं मातम आपके सामने रखूं। मातम सिर्फ इस चीज का नहीं कि आप मरहूम अतीक अहमद साहब को मरण उपरांत आपने अदालत में घसीटने, इसका मातम नहीं मना रहा। मैं इसका मातम मना रहा हूं कि हमारे जेलों में से इतना बड़ा गैंगस्टर का हिसाब चलता है। मैं इस चीज का मातम मना रहा हूं कि जिस यूपी का युवा पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहता था, राजनाथ सिंह जी बनना चाहता था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव बनना चाहता था, आज यूपी की पुलिस कह रही है कि वहां का जो युवा है वो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है। मैं मातम इस चीज का मना रहा हूं कि यूपी में जो सरकार थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सब चीजों की हत्या हो गई, केवल एक मरहूम लॉ मेकर की हत्या नहीं हुई। और मातम इस चीज का मना रहा हूं कि जब आप पैसे की बात करते हैं तो क्या आज भी इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, जिसके बारे में भाजपा ने कहा था कि नोटबंदी के बाद यहां पे सब कुछ बंद हो जाएगा। हमारे जेलों का ये हाल है कि कहीं पर बॉडी मसाज चलता है, कहीं से गैंगस्ट्री चलती है। तो आप सबसे पहले अगर सवाल पूछते हैं तो भाजपा से और यूपी में एक बात बताइए, एक कानून नहीं, अगर हत्या का 302 का एक सेकंड माजिद हैदरी, आपने बोला आज मैं लड़ूंगा नहीं, अपनी बात पे कायम रहिएगा। अमीश भाई 10 सेकंड अमीश भाई 10 सेकंड 15 सेकंड ले लीजिए, आप मायूस ना हो, 15 सेकंड और ले ले। अमीश भाई केवल 10 सेकंड बस, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा। जिस यूपी के बारे में हम कहते थे कि आप मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं, आप लखनऊ में हैं, आज मैं कहता हूं आप मातम मनाइए कि आप यूपी में हैं। ऐसा बेड़ा गर्क हो चुका है सरकार का, ऐसे हमारे देश के हालात बन चुके हैं। टर्की की पिस्टल आती है यहाँ पे, हमारे देशवासियों को मारती है, कभी सिद्धू मूसावाले को, कभी मरहूम अतीक साहब को। पाकिस्तान के कारतूस आते हैं। अरे भाई देश का क्या हाल है, आज सिर्फ मातम मनाओ देशवासी। अच्छा एक बात बताइए, आपने बोला कि नोटबंदी हुई, सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए था, पता नहीं नोटबंदी नहीं होगी, अल्लाह दिन का चिराग हो गया, 302 का कानून बना तो हत्याएं बंद हो गई क्या देश के अंदर? ऐसा तो नहीं है। 420 का कानून बन गया तो फ्रॉड बंद हो गए देश के अंदर। जो फ्रॉडस्टर हैं वो फ्रॉड करते रहते हैं, वो नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। जो गैंगस्टर हैं वो हत्याएं करते रहते हैं, वो नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। पॉइंट ये है ये सब मैं इस समय जो ऑडियो दिखा रहा हूं उसके ऊपर मैं राय चाहता था आपकी, जिस पर राय नहीं दी। मैं दूसरे में मान के बात चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया, अब आपका एक मिनट, इस ऑडियो खुलासे पर आप क्या कहते हैं? जिस असद के लिए समाजवादी पार्टी इतना रोगा रही थी, उसकी असलियत तो जानिए जरा। सुन तो लीजिए। हाँ वो जान गया, क्योंकि जिस जेल की बात कर रहे हैं वो साबरमती की जेल है और वो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल में हर चीज उपलब्ध है। कौन सा जेल में था? आप ही खोल रहे हो। असद कौन सा जेल में था? वो कहता है मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए। अरे पूरी बात और मेरा फोन नहीं उठा रहे तो गलती कर रहे हो।
असद जेल में था क्या? आप फैक्ट तो पूरे बता करिए। सवाल पूछ तो लिया। सवाल आप क्या बोल रहे हो? आपने अतीक की बात पहले की थी, आपने अतीक अहमद की। अरे यार, आपके साथ दिक्कत यह है कि आप सवाल पूछ लो, मैं जवाब देता रहूंगा। आप सवाल पे सवाल पूछोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? एक ही तो सवाल बार बार आप रिपीट कर रहे हो, तो मैं जवाब दे तो रहा हूं। आपने अतीक का भी नाम लिया था, तो मैंने आपको वहां से स्टार्ट की थी बात। अब आप पहले ही कूद पड़े तो मैं बात कैसे पूरी करूं? आप पहले बात हुई थी अतीक, तो मैंने कहा कि वो तो वहां पे साबरमती जेल में, और साबरमती जेल से तो भाई फोन हो रहा है, तो जेल की व्यवस्था कैसी है? एक बात। दूसरी बात, अफसोस इस बात का है, बहुत अफसोस है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की फैक्ट्री चल पड़ी है। क्या ये अपराधियों की फैक्ट्री बंद करने की जरूरत है? क्या यूथ सोच रहा है क्या हमें लॉरेंस बिश्नोई बनना है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की यूथ की मानसिकता होगी, 23-24 साल के लड़कों की। ये उनके हम उनके अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहते हैं क्या? अपराधी को मारने से कुछ नहीं होगा, ये अपराधी की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, जो अपराधी की फैक्ट्री चालू हुई है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि हम शिक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रहे हैं, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं, युवाओं को पैर पे खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसको पहले इस पे काम करने की जरूरत है अगर समाज को सुधारना है। नहीं तो इस तरह के माफिया 2, 3, 4, 5, एक मारो दूसरा पैदा होगा, दूसरा मारो तीसरा पैदा होगा। ये 3 जो आए थे, किसी ने सोचा था कि पुलिस कस्टडी में आके मार के चले जाएंगे? पुलिस कस्टडी में आके मार दिया उन्होंने। सोचो, उनकी हिम्मत सोचो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के और आगे पैदा ना हो पाए, उसमें चिंता करने की जरूरत है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। समाज के अंदर में बहुत बड़ी समस्या है कि पुलिस के अंदर, अगर उमेश पाल की भी हत्या हुई थी तब भी पुलिस वाले मौजूद थे, तब भी हत्या हो गई। इस तरह से कानपुर में देखी, मां बेटी वहां पे जिंदा जली, तब भी पुलिस प्रशासन मौजूद था। आप देखो, जालौन में बेटी को मार दिया, दिन दहाड़े बेटी को मार दिया 11 बजे। आज बताओ, वो बेटी, मेरी बात सुनिए, इस तरह से अगर हौसले बढ़ेंगे यूथ के, गोली चलाने के हौसले बढ़ेंगे, नई नई पिस्टल मिल जाएगी, तो ये चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है कि हम उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत रोष आप दिखा रहे हैं, और मतलब मुझे जान के बहुत गुस्सा है आपके अंदर, बहुत वेदना है आपके अंदर, बहुत मतलब पीड़ा है इसको लेकर। और ये जो पीड़ा है ये मैं महसूस कर पा रहा हूं, और व्यूअर्स भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो किसका शासन था? 1996 में जब अतीक अहमद पहली बार विधायक बना तो किसने बनवाया था? 2004 में पहली बार सांसद किसने बनाया था? माफिया को निपटाना तो छोड़िए, जवाब दूं? आप तो माननीय बना रहे थे, आप तो माननीय बना रहे थे, तो आप तो कुत्ते के साथ हाथ मिला रहे थे, माफिया के कुत्ते के साथ। जवाब दे दूं? जी दीजिए, जवाब दे दूं? जी दीजिए। 1991 में आदरणीय नेताजी के सामने कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला तो किसको लाए थे पता है? डकैत। किसको बताइए? तहसीलदार सिंह को लाया गया था। जब जनता ने फिर भी किसको जिताया? आदरणीय नेताजी को। डकैत को लाके लड़ाया था किसने? 1991 लेके आया था, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डकैत का मुकाबला कर रहे थे आप अतीक अहमद के साथ, मुलायम सिंह के सामने में। क्या बात कर रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। ये मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती कि आप 2017 के बाद से 23 तक आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर में। बहुत पीड़ा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत वेदना है। उनको लग रहा है कि उनका प्रदेश कहां किस हालात में आपने कर दिया है। लेकिन सवाल तो शासन पे भी खड़े होते हैं राकेश बाबू। देखिए अभिष जी, मैं सवालों से बिल्कुल भागूंगा नहीं। आप जो सवाल पूछेंगे, आपके बहुत सारे सवालों को वाजिब मानते हुए उन सारे सवालों की जवाबदेही भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये व्यग्रता, ये वेदना, ये पीड़ा, ये मातम, ये अनुराग भदौरिया का स्वाभाविक है। पाल पोस करके बड़ा किया था, आलीशान अट्टालिकाएं बनाई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाकर धूल धूसरित कर दिया। 1500 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हुआ करता था अतीक अहमद का, और ये टर्नओवर अर्थतंत्र तोड़ा है। इस अर्थतंत्र में कुछ हिस्सा तो जाता रहा होगा समाजवादी पार्टी को भी ना, इसलिए पीड़ा का हो जाना स्वाभाविक है। पीड़ा मनाने भी दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, अनुराग भदौरिया को पीड़ा मनाने दीजिए। लेकिन माजिद हैदरी ने शुरुआत की अपनी बात की कि उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते थे। देश में 1952 में पहला चुनाव हुआ। पहले चुनाव में 1952 में फूलपुर लोकसभा सीट का चुनाव किया था, प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी फूलपुर सीट से विजयलक्ष्मी पंडित निर्वाचित हुई। इसी फूलपुर सीट से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, वो निर्वाचित हुए, और इसी फूलपुर से जनेश्वर मिश्रा महान समाजवादी नेता, वो भी इसी से निर्वाचित हुए। लेकिन 2004 में इसी फूलपुर से अतीक अहमद को माननीय सांसद निर्वाचित कराने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया था। और आज बैठ करके पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है, कोई माफिया बनना चाहता है। ये
महिमा मंडित करने अपराधियों को किसने काम किया? और ये आया तहसीलदार। लेकिन राकेश आपको मैंने 1 मिनट का मौका दिया, लेकिन राकेश जी मेरा काउंटर सवाल मैं असद ने तो बिल्डर को धमकी दी, शासन तो आपका था, अभी भी हिम्मत क्यों थी धमकी देने की? सवाल ये उठेगा, इसका जवाब क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सच्चाई है कि 44 साल से 1979 में जब पहला मुकदमा लिखा गया, तब से लेकर के अतीक अहमद का एक दहशत, एक साम्राज्य इस प्रकार का था कि अतीक अहमद के द्वारा धमकी दिए जाने पर कोई एफआईआर के लिए सामने तक नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जज्बा आया, हौसला आया, हिम्मत आई, और अब बहुत सारे लोग और भी खुलकर के सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रभावी प्रयास किए हैं। यद्यपि इस बात को मैं स्पष्ट फिर भी कर रहा हूं कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अपराध और अपराधी की लाइफ आयु हमेशा कम होती है, क्योंकि जब भी कोई अपराधी कोई गोली चलाता है ना, तो ये गोली पलटकर वापस लौटती है। और इसीलिए जब जब माफिया पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में जाता है, तो इस बात का रोना हमेशा रोता है कि मेरी जान को खतरा है। सारे माफियाओं का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, देश भर में जितने माफिया अपराधी, लेकिन यहाँ तो जान चली गई, जो जान चली गई उसके कर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से हत्या हुई, और आपने बोला कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, जो कि एक वाजिब बात है, बहुत वाजिब बात आपने बोली, लेकिन क्योंकि वाजिब बातों की बात हो रही है तो बात दूर तक जानी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए, आज साफ गोई से थोड़ी बात करनी चाहिए, और साफ गोई से बात इसलिए करनी चाहिए, यहां आप जिस तरह का रोना रो रहे हैं कि देखिए ये तो बहुत दुखद समस्या है, बहुत परेशानी की बात है, लेकिन इन माफियाओं को बढ़ाने का काम आपके शासन, आपके प्रशासन में हुआ, और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, कईयों एग्जाम्पल। अच्छा, मैं एक सेकंड सुनिए सवाल पूरा, और मैं एक एक करके सब एग्जाम्पल अगर करूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन कि आपके शासन में जो हुआ उसके ऊपर आप जवाबदेही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी रोना रुआ जा रहा है? मतलब आप सोचिए, आप एनकाउंटर होता नहीं है, असद का एनकाउंटर हुआ और 5 मिनट में आपने बोल दिया ये फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश जी ने बोला, डिंपल यादव जी ने बोला फर्जी एनकाउंटर है। हाउ कम? आपने मैं बोलूं, आपने कहा कि आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे, जो मैंने जितनी घटना गिनाई थी, तो आप कह रहे कि लखीमपुर में जो 4 लोग रोन दिए गए, अगर मैं विपक्ष के नाते आवाज उठाऊं कि उसके इन्हीं किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया और किसी का बेटा अनाथ हो गया, तो मैं ये घटना गिना रहा हूं तो रोना हो गया? अगर किसी की माँ बेटी लखीमपुर में, एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, लखीमपुर पर जो कहानी बार बार सुनाते हैं ना, लखीमपुर की बात हो जाए आज अनुराग भाई, लखीमपुर की पूरी बात हो जाती है ना, आप लखीमपुर पर चर्चा करने जाते हैं ना पिछले 2 साल से अंदर। रुकिए जरा, इनका ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए, इन जनाब का ऑडियो डाउन करिए, आज लखीमपुर पर ही बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, लखीमपुर में क्या हुआ लखीमपुर के अंदर? लखीमपुर में जो हुआ, एक मंत्री का बेटा जेल में है, मंत्री का बेटा एक लगातार जेल के अंदर है, और किसी शासन प्रशासन ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद चुनाव हुआ, वहां पर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। अगर कुल मिलाकर आप जनता की अदालत में चले गए, आप कोर्ट में चले गए, आपके सामने है, और किसी ने अपराधी को नहीं बचाया। अब दूसरी तरफ आते हैं, अपराधी को कैसे बताया जाता था? मैं बताऊं, किस पुलिस वाले को पूरे लखनऊ के अंदर उसके बोनट पे, जीप के बोनट पे बिठा के किसके शासन में घूम रही थी अपराधी? लखनऊ के अंदर राकेश त्रिपाठी लखनऊ से आते हैं, आप लखनऊ से आते हैं, किसकी सरकार थी, किसका शासन था? बोनट पे बिठा के पुलिस वाले को, वो बड़ा पुलिस का शासन चल रहा था, बहुत ज्यादा इस्तकबाल था। कमाल की बात करते हैं आप। अनुराग को जवाब दे दूं? हाँ, बोलो। मौका है, बोलिए सेकंड बोलने दीजिएगा। तो देखिए, आपने कहा कि वो जेल चला गया, मान लिया मैंने आपकी जेल चला गया, तो क्या एक बेटे को बाप जिंदा मिल जाएगा? एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, परिवार अनाथ हो गए। यहां पे जालौन में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक बेटी को मार दिया जाता है गोली से, क्या उस बाप की बेटी वापस आ जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद हमने सवाल उठाया तो कहते हैं उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाला गया। तो मैं कह रहा हूं कि घटना होने के बाद फिर आप चले गए, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, डॉक्टर अजय, फिर कैसे? मैं उस पे भी आ रहा हूं, इसके मतलब कि कानून व्यवस्था पे चर्चा करने लगो तो आप भागने लगते हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कानून का डर कहां है?
ये घटना होती जा रही है, पुलिस कस्टडी में आके 3 लोग गोली मार दे रहे हैं। आप कहने का प्रयास कर रहे हैं ये है जो डर पैदा होना चाहिए। आप कह रहे हैं आपके शासन में कानून का डर था, योगी के राज में कानून का डर नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरे शासन में देखिए सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा। तो यही सवाल देश में एक अजीब सा एक सिस्टम चल पड़ा कि विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा, हर सवाल विपक्ष से होगा। हम विपक्ष में हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, नहीं आप अनकंफर्टेबल हो गए इस सवाल से। ओके डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, द क्वेश्चन आई आस्क्ड टू अनुराग भदौरिया, योगी जी के शासन में दिक्कतें हैं और जब समाजवादी पार्टियों की सरकार होती थी तब सिस्टम बिल्कुल फ्लॉलेस होता था, अपराधी बिल्कुल डरे हुए रहते थे, घरों के अंदर छुपे हुए रहते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। अब खराब हो गया माहौल बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत माहौल खराब हो गया है अमित जी। अभी दिन में एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा, आपने देखा कि नहीं पता नहीं। मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शासन खराब हो गया है। जो हरकत हुई है निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई, लेकिन एक हत्या, ये पहली हत्या ऐसी हत्या है कि जिस एक हत्या ने लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत कर दिया उत्तर प्रदेश में। ये भी सच्चाई है क्योंकि जो जेल के बंद भी अपराधी हैं, जेल के बाहर भी अपराधी हैं, उनकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डियों में करंट लगा है कि अगर हम गलत करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। ये जो बार बार आपके सामने हैदर माजरी चिल्ला रहे थे, मरहूम अतीक अहमद साहब, मरहूम अतीक भाई, वो क्रिमिनल है साहब। 150 से ऊपर हत्याएं की हैं उसने। तेजाब से नहला के लोगों को बीच चौक पे लाके डाल देता था। कुदरत का परिणाम देखिए, परिणति देखिए कुदरत की, कि कस्टडी किलिंग का किंग माना जाता था। ये 10 से ऊपर कस्टोडियल किलिंग इसने करवाई है। जैसे सबसे रिसेंट उमेश पाल का था जिसमें 2 पुलिस वाले मारे गए और वो खुद कस्टडी किलिंग में मारा गया। आप वीडियो बनाते, हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। 150 कहां कत्ल हुए जरा हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो 100 एफआईआर भी झूठ कहानी है। वही कह रहा हूं, उनको हीरो नहीं, आप बताइए। सब चीज झूठ कहानी है। 125 से ऊपर केस है, उस पर झूठ कहानी है। 57 केसेस है अशरफ के ऊपर, झूठ कहानी है। खुलेआम एक्सटॉर्शन ले रहा है, झूठ कहानी है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बुलेट्स मिल रही हैं उसके पोजीशन में, ये झूठ कहानी है। भूतपूर्व सांसद की श्रद्धांजलि उनको दें हम, नहीं कर पाते। ये देखिए इनको श्रद्धांजलि देनी है अतीक अहमद को। जाइए भाई, जाइए अतीक अहमद को आप श्रद्धांजलि दीजिए, एकदम बिल्कुल दीजिए। क्यों ना, बुरहान वानी को भी श्रद्धांजलि दीजिए। आप तो बुरहान वानी को भी श्रद्धांजलि देने वाले में से देश की सेवा की है। आप आज ड्रामा करेंगे गैंगस्टर, अरे वो गैंगस्टर थे लेकिन वो मरे नहीं गैंगस्टर, वो भाजपा पीड़ित मरे, वो योगी सरकार के पीड़ित मरे, पुलिस कस्टडी में मरे। वो गैंगस्टर थे लेकिन भाजपा पीड़ित गैंगस्टर थे। ये एक अमित जी इनका एक्सप्लेनेशन सुनिए कि वो गैंगस्टर थे लेकिन वो भाजपा के मारे हुए गैंगस्टर नहीं। जिस आदमी को शराफत का, जिस अतीक अहमद को शराफत का पुतला कहा जा रहा है, जिस अतीक अहमद के लिए साहब और तेजस्वी यादव ने तो जी तक लगा दिया। चलिए माजिद हैदरी तो कोई नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम है, उन्होंने जी तक लगा दिया। वो उनकी एक कहानी सुनिए आज उस अतीक अहमद की, जेल में बैठकर वो क्या कहता है। वो कहता है हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर तो बनने वाले नहीं है, और आप तुम ध्यान रखो वो बनेंगे क्या, और इसलिए चुपचाप पैसे दे दो। आजकल कमजोर लोग भी हम पे एफआईआर लगा रहे हैं। मतलब जो कह रहे हैं मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, शार्प शूटर और कुख्यात गुंडे ही बनेंगे, उसके पीछे जी लगाते हैं तेजस्वी यादव और साहब कहते हैं हैदरी साहब। अब आप सोच लीजिए मानसिकता क्या है। 30 वर्ष नहीं, इनको चिंता है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे लॉरेंस बिश्नोई बन रहे हैं। अरे इनका बस चले ना तो ये सारे लोग अपने लोगों को लॉरेंस बिश्नोई बना देंगे और अतीक अहमद बनाएंगे। इन लोग को आदत हो गई है इस तरह के नोबल लॉरिएट पैदा करने की और उसको फिर डेमी गॉड बना के पूजा करने की। अरे अपराधी को अपराधी कहने में डर रहा है। उस व्यक्ति ने देश की सेवा। असद का एनकाउंटर होता है, पूर्व मुख्यमंत्री लिखता है फर्जी एनकाउंटर, भाजपा नहीं, उस व्यक्ति ने देश की सेवा नहीं करी। इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने देश की सेवा नहीं करी, वो देश के ऊपर बोझी था, वो देश के ऊपर बोझी था, उसने कोई देश की सेवा नहीं करी। उसकी हत्या दुखद है। जिस तरीके से हुई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जिस
कस्टडी में उसकी हत्या हुई, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एवज में उसको साहब और जीबी नहीं कहा जा सकता। हम अपने बच्चों को नहीं चाहते कोई अतीक अहमद बने, कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते होंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। सोची समझी साजिश के तहत की गई। हालांकि यह बात साफ नहीं हो सकी कि गुड्डू मुस्लिम ने अगर ऐसा किया भी तो वो क्यों किया, जबकि वो अतीक का सबसे भरोसेमंद आदमी था। और वो न सिर्फ अतीक के आईएसआई कनेक्शन और हथियारों की डील को देखता था, बल्कि पूरे गैंग को भी संभालता था। मतलब गुड्डू मुस्लिम अतीक का राइट हैंड था, जो अतीक के जेल जाने के बाद से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इस बात की जानकारी यूपी एसटीएफ की टीम को अतीक के रिमांड के दौरान मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मंगवाए गए हथियारों को पंजाब के रास्ते यूपी तक लाता था। और तो और सिर्फ गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान से मंगवाए गए हथियारों को अतीक ने कहां छिपा कर रखा है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद यानी 24 फरवरी से ही फरार है। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जबकि यूपी एसटीएफ की टीम उसे ढूंढने के लिए कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम अपने 5 साथियों के साथ झांसी में सतीश पांडे नाम के आदमी के घर 5 दिन तक रुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झांसी में रहने के दौरान गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद और अशरफ पर नजर बनाए हुए था। इसी वजह से एक आशंका ये जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ को मारने की सुपारी देने में उसका हाथ हो सकता है। आशंका यह भी है कि उसी ने आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को 10-10 लाख रुपए एडवांस के साथ उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए थे। और बाकायदा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों को प्रयागराज भेजा गया था। लेकिन पुलिस इस बात की तह तक नहीं पहुंच सकी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ की मारने की सुपारी क्यों दी होगी, जबकि वो अतीक का दाहिना हाथ माना जाता था और उसी के पास पूरे गैंग की कमान भी थी। यह भी हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम इस बात से डरा हुआ था कि कहीं पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ उसकी लोकेशन पुलिस को न बता दें, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा है उसकी जानकारी सिर्फ अतीक के पास थी। यही नहीं, मौत से चंद सेकंड पहले अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम की ही बात कर रहे थे। उस दौरान अशरफ उसके बारे में कुछ बताने जा रहा था, तभी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ ले रहा था, उसे बम बनाने में महारत हासिल है और वो यूपी के बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए काम कर चुका है। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाद में अतीक अहमद के खास बुलावे पर वो उसके गैंग से जुड़ गया। पुलिस के मुताबिक महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा था और कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो इन गिरोहों के बीच में इतना मशहूर हो गया कि हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम जुड़ने लगा। 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद आए सीसीटीवी वीडियो में भी गुड्डू मुस्लिम को बम फेंकते हुए देखा गया था। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। गुड्डू मुस्लिम करीब 50 दिनों से फरार है और पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि गुड्डू मुस्लिम और तीनों आरोपियों के बीच क्या कनेक्शन। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि तीनों आरोपी सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, क्योंकि तीनों यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी सिंह हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री शीटर रहा है, उसके खिलाफ 18 केस दर्ज हैं और कई महीनों तक वो हमीरपुर जेल में भी बंद था। जबकि लड़की को चांटा मारने के आरोप में लवलेश तिवारी भी हमीरपुर जेल गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि हमीरपुर जेल में ही सनी सिंह और लवलेश तिवारी की नजदीकी बढ़ी थी। सूत्रों का कहना है कि तीसरा आरोपी अरुण मौर्य और सनी सिंह पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए तीनों ने अतीक की हत्या की या फिर उन्हें किसी ने सुपारी दी थी। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर अतीक अहमद को 27 मार्च को ही मारने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से तीनों शूटरों का प्लान फेल हो गया था। 26 मार्च को पहली बार यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के लिए पहुंची थी और करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके 27 मार्च को पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंचा था। उस दौरान अतीक की सुरक्षा में 30 से ज्यादा यूपी पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाने के दौरान ही अतीक अहमद को मारने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों हमलावरों ने प्रयागराज में पुलिस स्टेशन, अस्पताल से लेकर कोर्ट तक की रेकी की थी। मतलब जहां जहां अतीक को ले जाना था उन सारी जगहों की हमलावरों ने रेकी की थी, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि भीड़ और कड़ी सुरक्षा की वजह से हमलावरों का प्लान फेल हो गया था। लेकिन कुछ रोज बाद ही तीनों आरोपियों को एक बार फिर अतीक को मारने का मौका मिला, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए कोर्ट ने दोबारा अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का आदेश सुनाया।
और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलते ही तीनों आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने फिर से अतीक को मारने की प्लानिंग की। और इस बार तीनों ने पत्रकार बनकर अतीक की हत्या का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। तीनों हमलावरों को अतीक को मारने का मौका तब मिला जब पूछताछ के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल जाने के लिए निकली। इसी दौरान पत्रकार बनकर आए तीनों हमलावरों ने दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तीनों आरोपियों ने यह तय किया था कि हमले के दौरान किसी भी पुलिस वाले और मीडिया कर्मी को गोली न लगे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीनों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। इधर अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जिन हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब लाने की बात कही जा रही है, वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेख में ही होता था। इसलिए अतीक को डर था कि वो अगर पकड़ा गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे और इसी वजह से पुलिस अतीक और अशरफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी। आशंका जताई गई कि असद की मौत के बाद गुड्डू मुस्लिम को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से भागकर झांसी पहुंच गया, जहां वो और उसके साथी 5 दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए। और आशंका जताई जा रही है कि अतीक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को बता सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो ये पर्दाफाश कर पाता, 3 शूटरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम के होने का शक भी जताया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने सिर्फ अपने बेटे असद और शूटर गुलाम का बचाव किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम को यह डर सताने लगा कि अतीक उसे फंसा देगा, इसलिए उसने फौरन अपना ठिकाना बदल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर मेरठ पहुंचा, इसके बाद उसके महाराष्ट्र के नासिक में होने की खबर सामने आई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो आखिरी बार कर्नाटक में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग राज्यों में जुट गईं, ताकि गुड्डू मुस्लिम को शिकंजे में लेकर अतीक का कच्चा चिट्ठा निकाला जा सके। उधर अतीक अहमद की एक चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि अतीक अहमद को पहले से मौत का डर सता रहा था, उसे लग रहा था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखकर बंद लिफाफे में अपने वकील को दी थी, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो इस चिट्ठी के जरिए वो अपनी बात कह पाए। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई और जिस लिफाफे में ये चिट्ठी है उस पर अतीक अहमद पूर्व सांसद लिखा हुआ है। अतीक और अशरफ के वकील अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद की चिट्ठी उसकी मौत की पहेली सुलझा सकती है। चिट्ठी में कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के भी नाम होने का अंदेशा है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने कब लिखी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। इसीलिए अंदेशा इस बात का है कि अतीक अहमद को किसी बड़ी साजिश के बारे में पता चला था। वो ये मान चुका था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक चिट्ठी लिखकर अपने वकील को सौंप दी थी। शनिवार रात हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। पुलिस अब तक ये पहेली सुलझा नहीं पाई कि तीनों शूटर किसके कहने पर अतीक की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अतीक की चिट्ठी में इस सवाल का जवाब हो सकता है। इसके अलावा इस चिट्ठी की मदद से कई लोगों के राज भी बाहर आ सकते हैं। शायद यही वजह है कि अतीक ने यह चिट्ठी बेहद खुफिया तरीके से लिखी और उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि अतीक की यह चिट्ठी उसकी हत्या की गुत्थी को। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम, सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, शाइस्ता परवीन जल्द गिरफ्तार हो सकती है। यूपी एसटीएफ के डीआईजी का यह बड़ा बयान है। कल बड़ा पर्दाफाश भी संभव है, उसके साथ शाइस्ता की गिरफ्तारी जल्द। मैं आपको बता रहा हूं, यह बड़ी खबर है, 1-2 दिन में गिरफ्तारी संभव है और ट्रैक कर लिया गया है। हमारे सूत्र कह रहे हैं शाइस्ता परवीन को ट्रैक कर लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश अभी भी जारी है। लास्ट लोकेशन कर्नाटक में आई थी, जिस तरह की जानकारी कल मिली थी, लेकिन कल बहुत बड़ा पर्दाफाश कर सकती है एसटीएफ। ये इस समय की बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा। माफिया अतीक अहमद का खानदान अपराध की दुनिया से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका एक ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनाने जा रहा हूं व्यूअर्स। कुछ मिनटों बाद उस ऑडियो क्लिप को मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, वो बहुत बड़ा खुलासा करेगा। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई है। डॉक्टर शोएब जमई, हत्या जिस तरीके से हुई उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, लेकिन व्यक्ति और इंसान को जस्टिफाई करने का तरीका क्या जायज है? जिस आदमी ने कई लोगों के घर उजाड़े हो।
देखिए अमीश जी, पिछले बार भी हमने इस मुद्दे पर आपसे डिबेट की थी। मैंने अब तक कभी भी इस पर धर्म का एंगल न ढूंढा है और ना ही मैं ये कहता हूं कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी कोई मुसलमानों के ही सबसे बड़े लीडर है। आप जानते हैं जिस क्षेत्र से, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहां पे मुश्किल से 10 से 11% मुस्लिम वोटर होंगे, जी भी विधानसभा क्षेत्र हो। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, चाहे वो गैंगस्टर हो, माफिया हो, रॉबिन हुड हो, वो बगैर हिंदू वोटर्स के बगैर वो नहीं बन सकता। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मुख्तार अंसारी हो, अफजाल अंसारी हो या अतीक अहमद, इतने बरसों में जो विधायक और सांसद बनते रहे, वो उस क्षेत्र के हिंदू जो वोटर हैं उनका भी बड़ा संख्या में साथ रहा। और इनके जो करीबी लोग हैं, जो इनके साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं, चाहे प्रयागराज में हो या मऊ में हो, वो सब भी हिंदू हैं ज्यादातर। मुसलमानों का तो बहुत छोटा प्रतिशत है। ये बात बताना जरूरी है कि अतीक अहमद के कारोबारी रिश्ते स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से थे, जो पहले कभी बसपा में हुआ करते थे। वो जब बीजेपी में आ गए तब भी कारोबारिक रिश्ते थे। मैं पूछ रहा हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर शातिर, बता ये काफिला क्यों लुटा। जिस तस्वीर को दिखाया जा रहा है, जिसमें वो हत्यारा जो लवलेश तिवारी है, जिसने इसकी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी, उसकी बात होनी चाहिए। वो ये कहता है कि देखो जी, मैं तो स्मृति ईरानी जी के कार्यक्रम में मौजूद हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शास्त्र वाला ब्राह्मण हूं और बजरंग दल का व्यक्ति हूं, और उसकी तस्वीर भाजपा गोंडा के जिला संयोजक के साथ है। अब आप ये गौर कीजिए कि अगर ऐसी तस्वीर इस हत्यारे की किसी दूसरे पार्टी के साथ हो जाती तो अभी हंगामा बच जाता। अगर ये धार्मिक नारा कुछ और लगाता तो अभी पूरे देश में यहाँ से अंगारे बरस जाते। लेकिन ये धार्मिक क्या लगा रहा था? जय श्री राम। इसको पता था कि नारे लगाएंगे पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नारे में यहाँ से बहुत कवर है, चाहे आप गुंडे बन जाएं, आतंकी बन जाएं। तो ये एक आतंकी घटना थी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप धार्मिक नारा लगाते हुए किसी को मार देते हैं। लेकिन आप भी आतंकी हैं। अतीक अहमद पाक साफ है। असद का जो हमने ऑडियो दिखाया वो पाक साफ है। मैंने कभी नहीं कहा। अतीक अहमद कह रहा है हमारे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। वो तो माफिया थे और माफिया ही बनने वाले हैं, तो इसलिए पैसे दे दो चुपचाप। हमने कब कहा कि अतीक अहमद पाक साफ है? अतीक अहमद जैसे बहुत सारे लोग रॉबिन हुड इमेज के माफिया होते हैं, चाहे गुंडा था अतीक अहमद, माफिया था अतीक अहमद। अब रॉबिन हुड कैसे बोल रहे हैं? वो लोगों वो आप देखिए 33 साल पुराना केस है एक महिला का। उसका पति मार दिया, उसका बच्चा, उसका बेटा मार दिया, उससे कुछ बीघा जमीन के लिए। वो था अतीक अहमद। रॉबिन हुड बोल रहे हैं आप अतीक अहमद। Who was Robin Hood? When we say Robin Hood, who was Robin Hood? मैं जब अमीरों से लेकर गरीबों को देता था रॉबिन। शालीनता से रॉबिन हुड was a much better man. And what was Ateek Ahmed? How can you justify Ateek Ahmed? And शालीनता से बाएं दाएं की बात करके। अरे भाई गदाधारी भीम, शांत हो जाइए भाई। आप क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ, जनता भी सुन रही है ना। भारतीय जनता पार्टी से सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछने दीजिए। आप हमारे बीच में बाधा बन रहे हैं। ये संवाद बना रहना चाहिए लोकतंत्र में। आप क्यों बचा रहे हैं? ओके, सवाल बड़ा पॉइंट है, ये समझ में नहीं आ रही। ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब। मैं बस अरे भाई जरा सा 30 सेकंड तो मुझे दे दीजिए। अब आपने बोला, अब राकेश त्रिपाठी। हाँ नहीं डॉक्टर शोएब जमई ने बड़ी कुटिलता के साथ, बहुत कुटिलता के साथ इसलिए कह रहा हूं कि कैसे जस्टिफाई कर दिया कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे लोग चुनाव जीत करके आते हैं, इसलिए उनके बारे में इस तरह की बातें करना ये वाजिब नहीं है। उनको माफिया, उनको डॉन, उनको गैंगस्टर, उनको अपराधी, उनको पेशेवर हत्यारा, उनको आप रंगदारी वसूलने वाला, इस प्रकार की उनको उपमाएं, इस प्रकार की टिप्पणियां ना की जाए, क्योंकि वो चुनाव जीत करके आते रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इतनी बेशर्मी से बचाव और किया भी नहीं जा सकता था, लेकिन डॉक्टर शोएब जमई से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। देखिए सच्चाई ये है कि अतीक अहमद का 44 वर्ष का जो साम्राज्य था ना, वो राजनीतिक संरक्षण के साथ था, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद उस साम्राज्य को हमने ठीक है, मैं जवाब देता हूं अमीर जी। लंबे दूर तक जड़ गहरी थी और उन जड़ों को उखाड़ने में समय लगा, लेकिन एक एक करके वो जड़ें उखाड़ी गई। साहब आप उसका जवाब तो दीजिए लवलेश तिवारी पर। आपने आरोप लगाया,
मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि लवलेश तिवारी की फोटो किसके साथ थी, उसका संबंध केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी तस्वीर है, कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी के साथ उसकी तस्वीर है, हत्यारे आपके साथ भी तस्वीर, बजरंग दल का मेंबर है, आपके भाजपा गोंडा जिला संयोजक के साथ तस्वीर है। सर आपके तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा, समाजवादी से नहीं पूछा जाएगा। अरे बिल्कुल सवाल पूछ लो। अरे भाई सवाल पूछ लिया आपने, जवाब सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं डॉक्टर सोहेल जमाई उसकी मेरे साथ तस्वीर हो या आपके साथ तस्वीर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम चूकने वाले नहीं हैं, उदारता बरतने वाले नहीं हैं। उसको गिरफ्तार किया है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन पूरा होगा और उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप ना भाजपा नेता के इशारे से हत्या हुई है, जो मुंह में आए वो कह सकते हैं। पुलिस अफसर था डॉक्टर सोहेल जमाई, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। नेशनल टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, जो मन में आए जो मुंह में आए बोल सकते हैं। रोका जाएगा तो आप गदाधारी भीम बताने लगेंगे। सुनिए नेताओं के साथ ठीक बात है। अरे भाई आप डॉक्टर सोहेल जमाई लगातार रनिंग कमेंट्री करोगे आप क्या? आप रनिंग कमेंट्री करोगे क्या? आप सवाल पूछ रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। अब जब जवाब देना शुरू करता हूं, मैं कह रहा हूं अगर लवलेश तिवारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई हम नरमी बरते, कोई उदारता बरते, आप निश्चित तौर पर सवाल उठाइएगा। हमारे लिए लवलेश तिवारी हत्यारा है, किसी प्रकार की कोई नरमी बरतने वाले नहीं है। जो भी हत्या कर रहा है, जिसने भी समाज विरुद्ध अपराध किया है, इंडियन पेनल कोड की सबसे बड़ी धारा है जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हत्या करने वाले किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। लवलेश तिवारी का संबंध किससे रहा हो या वो किस विचारधारा को फॉलो करता रहा हो, इस बात की परवाह हम नहीं करेंगे। हम उसको हत्यारे के तौर पर देख रहे हैं और हत्यारे के साथ जैसा सुलूक सरकार को करना चाहिए वैसा ही सुलूक होगा। हम राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ को बचाने वाली समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया की पार्टी नहीं है कि राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद 2004 में निर्वाचित सांसद, 2005 में राजू पाल की हत्या। मैं एक माफिया अतीक अहमद के खानदान के अपराध की दुनिया से किस तरह के संबंध थे उसका एक और ऑडियो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं। अतीक का बेटा असद किस तरह से बिल्डर को धमका रहा था, इस ऑडियो में जानिए, जिसके ऊपर आंसू बहाए जा रहे थे, जिस पर भाईचारा खतरे में आ रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, फर्जी एनकाउंटर कहा जा रहा था। वो क्या कर रहा था सुनिए। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे, आपने दरवाजा तक नहीं खोला। नहीं अब है नहीं ना यहाँ पे। कब आए थे तुम? अभी आए थे थोड़ी देर पहले। इमरान साहब आप क्या बैठे हैं? नहीं इमरान आए थे और उनका कोई मसला था तो उसी सिलसिले में उनकी गाड़ी खड़ी है, वो भी किसी के साथ गए हैं। मगर गेट नहीं खोला गया, ये ठीक नहीं है मुस्लिम साहब। हम फिर जो अरे हम तो यार है नहीं, हम कैसे तुमको बता दें? अगर हम होते तो हम होते तो मुलाकात क्यों नहीं करते? मुलाकात करने में क्या दिक्कत है? मैं वही तो बात है ना कि आपसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत है नहीं, मगर इमरान साहब है तो आप गेट नहीं इमरान नहीं भैया, कोई बात माना करो हमारी बात। अगर हम कह रहे हैं तो हम भी कुछ कह रहे हैं मुस्लिम साहब। अगर इमरान हुई है तो तुमको हम क्या बताएं? जाओ चले जाओ, देख लो हमारा घर खाली है कि नहीं है। हमारे घर पे कभी कोई हमारे घर पे कोई नहीं आता। वही चौथे फ्लोर पे है ना आपका, ब्लैक करके पूरा दरवाजा है। और हाँ उसी पे रहते हैं, गली के एकदम एंड पे। हाँ उसी पे रहते हैं। चलिए ठीक है, हम फोन करेंगे, आप नंबर सेव कर लीजिए। हम आपके फ्लैट पे आए थे, इतनी देर से खड़े थे। ये आपने देखा किस तरह से उसको धमका रहा है। कह रहा है कि देखिए हम आपके फ्लैट पे आए थे, तुमने दरवाजा तक नहीं खोला। ये ठीक नहीं है। हमारा नंबर अब सेव कर लीजिए। और इससे पहले इसी बिल्डर को इसका पिता अतीक अहमद, कुख्यात बदमाश जो अब नहीं रहा, वो धमका रहा था, कह रहा हमारे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, देखिए क्या काम करेंगे वो। तो कुल मिलाकर आप सोचिए, वो परेशान मुस्लिम को ही कर रहा है। यानी मोहम्मद मुस्लिम एक बिल्डर है, उसको परेशान कर रहा है और यहां पर लोग धर्म लेके आ रहे हैं। अब बताइए, ये असद के एनकाउंटर में अनुराग बाबू कौन सा भाईचारा खराब हो रहा था? कौन सा भाईचारा खराब हो गया? वो पुलिस के 2 जवानों को और मार देता जैसे पहले मारा था तो सही रहता। अब सोचिए तो सही, वोटों के लिए क्या क्या खेल खेलेंगे आप लोग, और वोट भी नहीं मिल रहे इसकी वजह से। ये मीडिया ट्रायल बंद कीजिए। हाँ वही मैं कह रहा। क्यों मीडिया ट्रायल? क्या मीडिया ट्रायल है इसके अंदर? मीडिया ट्रायल देश का मीडिया ट्रायल सजा नहीं देता, मरणोपरांत ट्रायल नहीं करता देश का संविधान। ये बंद कीजिए। ये तो अच्छी बात है, 1948 में अगर मोबाइल होता ना तो मैं आपको गोडसे और सावरकर की कन्वर्सेशन सुनाता आज। तो सुना देते, तब नहीं था। बात बंद कीजिए। तो तब नहीं था, नहीं सुना पाते ना, तो नहीं सुना पाए आप।
नहीं सुना पाए ना। अब वो तकनीक है, अब वो तकनीक है और तकनीक से पता लग जाता है सब कुछ। मरण उपरांत देश का संविधान। एक काम करो, 90 के दशक में जो ऑडियो ट्रेन है ना वो भी जुटा लो जरा। कैसे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि हमारी मदद करो, कोई मदद करने के लिए नहीं आया था। जुटा लो वो भी थोड़ी देर के लिए। कर रहे हैं व्यक्ति और आप उसका मजाक बना रहे हैं। मरण उपरांत आप करके बात कर रहे हैं, मरण उपरांत तो भी आप बदनाम कर रहे हैं। मरण उपरांत आप सुनिए वो कैसे उसके कारनामे थोड़ी बदल जाएंगे। अरे कोई व्यक्ति मर गया, उसके कारनामे थोड़ी बदल जाएंगे। ओसामा बिन लादेन नहीं रहा, उसके कारनामे बदल जाएंगे क्या? जब वो आप करके बात कर, ओसामा बिन लादेन नहीं रहा, उसके कारनामे थोड़ी बदल जाएंगे। होंगे आपके लिए लोग साहब। देखिए अमीश भाई कितना देश की जनता के लिए नहीं है, देश के युवा के लिए नहीं है। डॉक्टर अजय नहीं कह रहा। ओके होल्ड ऑन, डॉक्टर अजय। देखिए अमीश, मेरा नंबर ये आया, माजिद हैदरी जैसे लोग जो हैं, ये माजिद हैदरी जैसे लोग हैं, ये इस देश में नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कश्मीरी हिंदुओं पे इनकी ज़बान नहीं खुलेगी कि कैसे मार मार के निकाल दिया, कैसे उनकी औरतों के साथ रेप किया, कैसे उनका मर्डर किया। और अतीक अहमद जो आतंक का पर्याय था कानपुर से लेकर बनारस तक, उसके लिए उसके मरणोपरांत तो अतीक भाई, अतीक वो किसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? आप मानसिकता समझिए, ऐसी मानसिकता को पोषित करके ये बच्चों को गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है यूपी में कोई। ये लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को पैदा करते हैं। यही ऐसे लोग हैं जो जहर भर के हमारी कौम, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमारी कौम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान यूथ को चुन चुन के मारा जा रहा है असद के एनकाउंटर के बाद। और ये अखिलेश यादव उसके 15 मिनट के बाद मुसलमान वोट के कहीं असदुद्दीन ओवैसी बाजी ने मार जाए, वो आ गया कि बीजेपी भाईचारा बिगाड़ रही है। कौन सा भाईचारा किया था अतीक अहमद ने? इलाहाबाद में कौन सी दूध की गंगा बहाई थी? खून की गंगा बहाता था वो। और ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मानजनक शब्द आप निकाल रहे हैं तो उसको ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राइम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब आप करते हैं कश्मीर में वही किया, देश में यूपी को और क्या देता? अपना खून तक दे दिया यूपी पुलिस को। क्या दिया? और क्या देता? और एक व्यक्ति क्या करता? हाँ, खून दे दिया, खून लिया लोगों का, देश की सेवा की, लोगों का खून लिया। एक तांगे वाला का बेटा 11,000 करोड़ का मालिक बन गया खून देके, या लोगों के खून चूस के? क्या बात कर रहे हैं आप? पता भी नहीं है, बोले जा रहे हैं। उसके पिताजी तांगा चलाते थे, वो खुद चाय बेचता था, सुबह मुर्गी बेचता था, और उसके बाद एक्सटॉर्शन करके जमीन कब्जा करके, एक मिनट, एक्सटॉर्शन एमपी बनना अलग बात है, समाजवादी पार्टी के कॉम्बिनेशन से बन गए एमपी और लोगों को डरा धमका के। 2004 के बाद क्यों नहीं एमपी बन गया? लोग यहाँ 2 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए। 2004 के बाद क्यों नहीं एमपी बन गया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अरे एमपी तो कर रहा। आप लोग नासूर हैं देश में। राहुल गांधी जी, आप लोग नासूर हैं देश के। अमित भाई, ऐसे लोगों को टीवी पे मत बुलवाया कीजिए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर 10 आदमी और जहरीले हो जाएंगे इस देश में। ये लोग बोलने लायक नहीं है, ये लोग बोलने लायक नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, क्रिमिनलों को ग्लोरिफिकेशन करके उसी तरह के अपने समाज के लोगों को बनाना चाहते हैं। कश्मीर बर्बाद किया, देश बर्बाद करेंगे ये लोग। अरे अब सुधरने का टाइम आ रहा है, सुधर जाइए आप भी। जहर भरी बातों बोल के कुछ नहीं मिलने वाला। भाई हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात बस चले ना, तो आप उसामा बिन लादेन की मूर्ति लगवाएंगे यहाँ पे, रोज पूजा करेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान क्या है? वो किसको धमका रहा है? मोहम्मद मुस्लिम कौन सा बिल्डर है? हिंदू बिल्डर है क्या वो? किसको धमका रहा है? कितनी तमीज से बात कर रहा है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कर रही है इतनी इलॉजिकल बात। ओके, मुझे बताइए धमकी क्या बोल रहा है? आपका फ्लैट कहाँ है, मैं आपसे मिलने आप करके बात कर रहा है, कौन सी गुंडागर्दी है उसमें? आप तमीज तो देखिए ना, पहले लहजा देखिए बात करने का। खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसका क्या मतलब होता है? खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसका क्या मतलब शासन है? ये कोई और शासन होता ना तो ये गोली लेकर पहुंचता, उधर बंदूक लेकर पहुंचता। सुन लीजिए इस बात को। और यही करता है ये बीते 25-30 सालों के अंदर। आज योगी आदित्यनाथ का शासन है तो ये नहीं कर पा रहा है ये, तभी इसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है मुझे पैसे भेजो, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। क्या बुरा वक्त होता है ये? अच्छा वक्त कब था ये बताइए? इसका तो जवाब अनुराग भाई दे सकते हैं। अनुराग जी, तो अच्छा वक्त कब था अतीक अहमद का, जिस अच्छे वक्त को वो का जिक्र कर रहा है? वो कह रहा है अभी तो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन उसका अच्छा वक्त कब था? जब कई लोग उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे या सांसद बनाते थे। भाई अब हम बोल लें, अगर आपकी आज्ञा हो तो कितने सेकंड बोलने देना है तो आप बता दो, उतना बोलिए। 1 मिनट बोलिए आप।
देखिए आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सही वक्त है कि जालौन में एक बेटी को मार दिया गया? कौन था वो? हमने तो नहीं बोला कि हिंदू था कि मुस्लिम था। किसने मारा किसको? अरे एक गुंडे ने मार दिया। सरकार किसकी है? इस पे चर्चा नहीं होगी, इस पे बात नहीं होगी। हम इस पे बात करते तो आप इधर-उधर भाग जाते हो। मैं आपसे कहता हूं भाई असद के एनकाउंटर पे भाईचारा अरे भाई, मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कहा गुंडों की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो गुंडे नहीं तो गोली मारी ना। किसको गोली मारी? एक दिन पहले जालौन में एक छात्रा को गोली मार दी। बताइए इसका क्या जवाब है? मैं आपसे पूछता हूं, बलिया में है जिस तरह से लड़के को मार दिया गया, बताइए किसकी सरकार है? गोली मार किसकी सरकार है? बताइए। किया है हाथरस में बेटी को मार दिया गया, किसकी सरकार है? बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं। कार्रवाई नहीं बताएंगे, हर चीज को इधर से उधर। अरे भाई मैं अपनी बात बोले, नहीं कार्रवाई, चलिए आपकी कार्रवाई की। क्या बेटी, एक बाप की, एक माँ की बेटी वापस आ जाएगी जिसने गोली मार दिया? भले उसको जेल में डाल दो, मान लिया आपने जेल में डाल दिया, तो क्या उसके अंदर ये खौफ था? शासनकाल में देखो ना, गोली चलाने के पहले खौफ होना चाहिए था ना। कमाल की बात कर रहे हो, ये गोली बेटी जिंदा जल जाएगी तो अपराधी को सुरक्षा दे रहे हो, के साथ अन्याय हो जाएगा। जालौन में बेटी को मार दिया जाएगा, बलिया में एक लड़के को मार दिया जाएगा, लखनऊ में दिन दहाड़े गोली चल जाएगी, यहाँ पे पुलिस कस्टडी में गोली चल जाएगी, फिर पुलिस सुरक्षा में गोली चल जाएगी, और कह रहे हो कि हम तो हमारे यहाँ से गुंडे भाग गए। कहानी में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अनुराग देखिए, आप जालौन की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, सब बातें आपने कर ली। अतीक पर आते हैं ना, जो विषय वही है, असद पर आते हैं। नहीं, आप असद के एक सेकंड 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का सवाल है, सुन लो। 5 सेकंड का सवाल है, सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, मैं बहुत सम्मानजनक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। असद के एनकाउंटर के बाद कौन सा भाईचारा समाप्त हो रहा था जिसका जिक्र माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया? सवाल बहुत डायरेक्ट है, जवाब डायरेक्ट चाहिए, इधर मुझे लगता है कि 40 सवाल, इसका जवाब भी सीधा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाईचारे का मतलब क्या होता है? क्या हमारा आपका भाईचारा नहीं है? क्या कैमरामैन आपके सामने बैठा है, ये मेरा इसका भाईचारा नहीं है? क्या हमारे समाज में हर व्यक्ति के साथ भाईचारा नहीं है? भाईचारा होना गुनाह हो गया क्या? अरे एक अपराधी के साथ जो फरार था उसके साथ क्या भाईचारा था? सवाल की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको काला काला दिख रहा है चारों तरफ। आपका भाईचारा था असद के साथ, हिंदुस्तान भाईचारा है, भाईचारा था असद के साथ, भाईचारा है, समाजवादी पार्टी का असद के साथ भाईचारा था क्या? आप क्या बोल रहे हो आप? ओके राकेश त्रिपाठी, अरे भाई, असद अरे के बंधु साथ भाईचारा था। भाईचारा मतलब बंधु, असद के साथ भाईचारा था, भाईचारा मतलब भावना। ये क्या बोल रहे हो आप? बता देता हूं, भाईचारा मतलब What you said just now? भाईचारा, हर व्यक्ति भाईचारे में आता है। ये पूरा हिंदुस्तान में हम आप भाईचारे हैं। भाईचारा का मतलब क्या हुआ? भाईचारा मतलब एक धर्म दूसरे धर्म से होगा? भाईचारा तो भाईचारा है। अरे मोहम्मद को चारा बना रहा है और आपका भाई लग रहा है। ओके नाउ द लाइन इज क्लियर। अरे आप कैसे बोल आप स्पष्ट नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूं, मैं ओके राकेश त्रिपाठी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राकेश त्रिपाठी ऑन स्क्रीन। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे भाईचारा था। देखिए सच, हाँ मैं बता देता हूं भाईचारा क्या होता है। सच्चाई यह है कि मुंबई महाराष्ट्र में जो अंडरवर्ल्ड के माफिया हुआ करते थे ना, उनको भाई कहा जाता था। यही भाई कल्चर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में लेके आई, और इसीलिए अतीक भाई, मुख्तार भाई के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे चारा बनाकर रखा था कि वसूली करो, रंगदारी वसूलो, अपहरण करो, डकैती करो, लूट लो, बलात्कार करो, सब कुछ करो, लेकिन आप भाई बने रहोगे। और ये जो भाई था ना, उसी भाई के चारे की बात कर रहे थे। वो भाईचारा टूट रहा था क्योंकि भाई के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, इसलिए परेशान थे। और इसीलिए आज अनुराग भदौरिया की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो मातम है, वो दिखाई पड़ रहा है छलकता हुआ बिल्कुल कि कैसे उनके भाई पर हमारा सबके साथ कार्रवाई हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, आप बिल्कुल, आपका खूब भाईचारा था, आपका खूब भाईचारा था इन अपराधियों के साथ, इन अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ, डॉन के साथ खूब भाईचारा। सब भाई हैं भाई, सब भाई हैं, सब आपस में एक रिश्ता है। आप यूपी की जनता को चारा बना करके इन भाई के हवाले कर देते थे ना, ये भाईजान के हवाले जो कर देते थे ना, कि भाईजान के हवाले कर दिया है और यूपी की जनता को चारा समझ करके चल लो। जिम्मेदारी से भाग रहे हो, अपने कस्टडी में मौत हुई है। क्या होगा अनुराग जी, आप बोल रहे हो कि ये हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है, ये हम सबका है। हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं हो रही। असद इज इक्वल टू इज नॉट इंडिया। एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन रखिए, ये लगातार बोलेंगे। भाई मैं आप ही के पास आ रहा हूं, किसी के पास नहीं जा रहा। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, ये असद के साथ कौन सा भाईचारा था आपका? मतलब एक्सप्लेन करिए ना।
अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा आप ट्वीट पढ़ लीजिए, ट्वीट पढ़ के सुनाइए। चलिए जनता को जानने दीजिए कहां उन्होंने लिखा है कसरत की। आप ट्वीट पढ़िए, चलिए पढ़िए। आप ही तो कह रहे हैं हमारा सबके साथ भाईचारा है। अभी आपने बोला हमारा सबके साथ भाईचारा है। सबके तो असद के साथ क्या भाईचारा है? किसके साथ है? असद के एनकाउंटर में क्या भाईचारा है? क्या बोला पूरे? अरे आप सुन तो लो, अभी आप सुन तो लो, हमने क्या कहा? हिंदुस्तान में आपस में रिश्ते कितना कर लो भाई, हिंदुस्तान में आपस में जो नफरत फैलाई जा रही है। आप अरे यार बोलने दोगे नहीं? अरे बोलो, निकल गया? निकल गया, किधर निकल गया? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हर व्यक्ति चूंकि हम लोग प्यार, अरे हर व्यक्ति क्या असद के मुकाबले हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति गुंडा है क्या? हिंदुस्तान के कमाल की बात कर रहे हैं, दूसरों देश के नागरिकों को क्या समझते हैं? गलत है उसको डॉक्टर अजय कुछ कर रहे थे। डॉक्टर अजय देश का हर व्यक्ति भाईचारा है, देश के हर व्यक्ति के साथ भाईचारा है। अरे रखिए भाईचारा, ये असद के साथ भी भाईचारा है। देश का हर व्यक्ति क्या असद है क्या? भाई इनका असद से भी भाईचारा था, अतीक से भी भाईचारा था। और जैसा अभी राकेश जी ने कहा, मुंबई के तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम वगैरह जितने हैं, सबसे भाईचारा था। और तो और छोड़िए, वलीलुल्लाह से भी भाईचारा था। वो आतंकवादी जिसने बनारस मंदिर में ब्लास्ट किया था, जिसपे हाईकोर्ट ने इन्हें शपथ लगाई थी अच्छे से। ठीक है, अब इनका भाईचारा गजब कमाल का है। जितने आतंकवादी होते हैं, ये जो अनुराग भदौरिया भाईचारे का जिक्र कर रहे हैं, सबसे इनका भाईचारा है। सपोर्ट इट। 30 सेकंड डॉक्टर शोएब जमाई, 30 सेकंड। नहीं देखिए, मेरे भाई तो आप हैं अमीश जी, भाई हैं आप हमारे, और हमारा तो भाईचारा आपके साथ निपटा है और किसी के साथ नहीं निपटा। मेरे बहुत ही करीबी भाई हैं आप, मुझे आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत है। चलिए देखिए, इसी के बुनियाद पर मैं आपसे 30 सेकंड मांग रहा हूँ, 30 सेकंड मांग रहा हूँ। भाई का लाज रख लीजिएगा। जी, आपको 15 सेकंड दिए, क्विकली। हाँ जी, जो कहते हैं ना कि नासूर हैं वो लोग, तो नासूर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर 100 से ज्यादा सांसद, बीजेपी के जो क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर हैं, बीजेपी के बृजभूषण सिंह या तमाम लोग जो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, उनके बारे में बात करने से डरते हैं और अब थराते हैं कि अरे उन गैंगस्टर माफियाओं की जी। और अब बात संस्कार और व्यवहार की। एक संस्कार आपने देखा, हमारे बच्चे क्या बनेंगे, और अब आपको एक और संस्कार और व्यवहार का आज परिचय करा देते हैं। संस्कार और व्यवहार का महत्व समझिए। संस्कार और व्यवहार का महत्व क्यों जानना जरूरी है? माफिया अतीक अहमद का खानदान अपराध की दुनिया का मोस्ट वांटेड फैमिली है। अतीक अहमद जिस रास्ते पर पूरी जिंदगी चला, वही रास्ता उसने अपने बेटों को भी सिखा डाला। इसलिए कहते हैं संस्कार और व्यवहार एक परिवार और उनमें पालने वाले बच्चों के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके संस्कार तय करते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी दुनिया के लिए कैसा उदाहरण बनेंगे। मशहूर फिल्म कलाकार आर माधवन के सुपुत्र वेदांत की उम्र 17 साल है, लेकिन दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। वेदांत स्विमर है और 2021 में राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में 7 मेडल इसने जीतकर टॉक ऑफ द टाउन यानी चर्चा का विषय बन गया था। यह सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी रहा और हाल ही में उसने मलेशिया स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड जीते हैं। दूसरी ओर असद अहमद है, जिसका ऑडियो आजकल वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैसों की उगाही की बात करता सुनाई दे रहा है। उमेश पाल की हत्या वाले वीडियो में दौड़ दौड़कर गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है और आखिर में पुलिस की गोलियों से ढेर जमीन पर गिर जाता है। वेदांत को वेदांत बनाने में उसकी मेहनत का वो योगदान है, तो योगदान है ही, लेकिन उसके परिवार का भी बहुत अहम योगदान है, जिनके जरिए उसे भारत की संस्कृति के दर्शन हुए और आज वेदांत हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनकर उभर रहा है। दूसरी ओर अतीक अहमद की परवरिश से साफ है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तय कीजिए आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार और व्यवहार सिखाना चाहते हैं। आज यही मेरी चर्चा का निष्कर्ष है व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।